Good morning, student. This lecture related to history books, 11th class, themes in the world history. The name of the chapter is Writing and City Life. Here the page number 44. Excavating Mesopotamian towns. Today Mesopotamian excavators have much higher standard of the accuracy and care in reading than in the older days. अब हर एक चीज पे हम लोग बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं, तो इस समय जो हमारा वर्क होता है वो अगर हम कुछ भी उससे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से रिलेटेड कुछ भी बात करते हैं, कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं, तो उसके लिए हमें प्रूफ चाहिए। तो यहाँ पे अब वहां पे उसकी जो है खुदाई शुरू होती है। अब जब वहां पे खुदाई की जाती है तो हमें बहुत सारी चीजें ऐसे मिलती है जिसके बेसिस पे हम जो है उसके बारे में कुछ कह सकते हैं। अब इन सब चीजों के लिए बहुत फंड की जो है रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर जो खुदाई करने वाले जो वहां पे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनको जो फंड दिया जाता है वो या तो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है या फिर अदर कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है जो उनको फंड देती है इस वर्क को करने के लिए। तो यहाँ पे पैसा है, हमारे पास मॉडर्न टेक्निक है, तो अब हम कुछ भी ऐसी चीजें जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते जो हवा में कही जाती है। हमें हर एक स्टेटमेंट, हर एक चीज जो हमने उस सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो हमने कही है, हमें एविडेंस चाहिए। तो यहाँ पे हम एक स्मॉल टाउन आबू सलाबिक लेते हैं जो 2500 बीसी के लगभग था। एरिया वाइज ये जो टाउन था वो 10 हेक्टेयर का था और पॉपुलेशन जो इसकी वो से ज्यादा नहीं थी। द आउटलाइन ऑफ द वॉल वर एट द फर्स्ट ट्रेस बाय द स्क्रैपिंग सरफेस। अब देखिए, जब भी खुदाई की जाती है किसी एरिया की तो आप ये जानते हो कि टाइम टू टाइम उसके ऊपर जो है वो लेयर बनती जाती है। अब वो फर्स्ट जो लेयर जो है वो स्क्रैपिंग की जाती है, उसको हटाया जाता है। उससे जो भी हमें वहां पर सोर्स वगैरह मिलते हैं उसको बहुत ही बारीकी से हर चीज को देखा जाता है और हर चीज को किसी न किसी चीज से जोड़कर जो है आगे की बात कही जाती है। तो यहाँ पे कुछ मिलीमीटर्स जो है उस माउंट का मतलब है कि लेयर टू लेयर जो है वो स्ट्रक्चर हुआ है, उसकी कुछ मिलीमीटर्स जो है सरफेस जो है वो क्या की जाती है, स्क्रैपिंग की जाती है। तो हमें जो भी एविडेंस वहां से मिलते हैं, अब जैसे वो स्क्रैपिंग करने के बाद में जो हमें सैंड वगैरह या अदर मिलते हैं उसको बहुत बारीकी से छाना जाता है। इवन लीव्स को भी वहां पर बहुत बारीकी से देखा जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें मिलती है जो वहां के बारे में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहां पे क्या कैसा था। तो सबसे पहले यहाँ पे स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल की वहां पे मिली है। द आर्कियोलॉजिस्ट कुड मेक out different color, texture and the line of the bricks wall or pit or other features. A few houses that were discovered very excavated. The archaeologists also sieved through tons of the earth, recover plant and animals remain in the process, identify many species of the plant and animals and found a large quantity of the charred fish bones. हमें वहां पे प्लांट एंड एनिमल्स मिले हैं और फिश बोन्स, चार मतलब जली हुई जो है मछली की हड्डियां मिली हैं। प्लांट एक एरिया ऐसा था जहां पे हमें प्लांट सीड्स मतलब ग्रेन वगैरह हमें मिले हैं और साथ ही वहां पे डंग केक मिले हैं जो कि हम ऐसा माना जाता था कि यहाँ पे किचन है और यहाँ पे जो है उसको एज अ फ्यूल यूज किया जाता था। टिथ ऑफ यंग पिग्स ऑन द स्ट्रीट, सड़कों के ऊपर, नॉट अ रोड, गलियों में हमें जो है पिग के बोन्स, उनके टिथ मिले हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ पे जो पिग है वो फ्रीली रोम कर सकते थे, फ्रीली रोमिंग करते थे। ठीक है, ये चीज हमें उससे पता चलता है। और एक हाउस ऐसा मिला है, बरियल हाउस हमें ऐसा मिला है जिसमें बहुत सारे जो है लोगों को जमीन के अंदर दफन किया गया था। तो हम बोल सकते हैं कि ये वो हाउस था जहां पर लोगों को दफनाया जाता था। अब यहाँ पे ऐसा क्या हमें मिला, तो यहाँ पे जितने भी जो डेड पर्सन थे उनके साथ कुछ न कुछ ऐसी चीजें भी उनके साथ दफन की गई थी जो
पर्सन डेली लाइफ में जो यूज करता है उन चीजों को उनके साथ मिली है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वहां के लोगों को जब दफनाया जाता था तो उनके साथ कुछ चीजों को भी रखा जाता था। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि नरिशमेंट ऑफ द आफ्टर लाइफ, इट मीन डेथ के बाद भी उन्हें चीजों की रिक्वायरमेंट होती है और उनको उन्हीं के साथ दफन कर दिया गया। अब रूम फ्लोर को बहुत ही यहाँ पे माइक्रोस्कोप से उसको स्टडी किया गया था। अब क्यों यहाँ पे उस स्टडी को उन्होंने अलाउ किया कि वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो फ्लोर है उसमें क्या है कि सनलाइट जो है उस पे थी कि नहीं, इस चीज को वो स्टडी कर रहे हैं कि अगर सनलाइट नहीं है तो इट मीन्स वहां पे क्या है, रूफ है, और अगर रूफ है तो फिर वो कैसी है, किन किन मटेरियल से वो बनी हुई थी, इन सब चीजों को स्टडी किया गया। नाउ द सिटीज इन मेसोपोटामियन कल्चर। अब देखिए यहाँ पे हमने सिटी के कुछ एविडेंस मिलने पर हम पूरा प्रेडिक्ट कर सकते हैं या पूरी उसके बारे में स्टेटमेंट दे सकते हैं। अब सिटीज इन मेसोपोटामियन कल्चर की बात करते हैं। वहां की जो सिटी में जो सिटी लाइफ थी उसमें रहने वाले लोगों के कल्चर, उनकी कम्युनिटी को बहुत ही यहाँ पे वैल्यू दी जाती थी। और जब सिटी डिस्ट्रॉय हो जाती थी, ये डिस्ट्रॉय होने के पीछे कई रीजन हो सकते हैं। या तो यहाँ पे इन्होंने वॉर के लिए बोला है कि आफ्टर सिटीज वर डिस्ट्रॉय इन वॉर दे रिकॉल्ड देम इन अ पोएट्री। जब सिटी खत्म हो जाती थी, डिस्ट्रॉय हो जाती थी, तो वहां की यादों को ताजा रखने के लिए पोएम लिखा जाता था। ये पोएम किसी पर्सन से रिलेटेड हो सकती है, ये पोएम वहां के कल्चर से रिलेटेड हो सकती है। तो यहाँ पे उन चीजों को याद किया जाता था। इट मीन्स उस सिटी को जो डिस्ट्रॉय हो चुकी है उसको याद किया जाता था। तो यहाँ पे एक पॉइंट इज अबाउट द सिटीज इन मेसोपोटामियन कल्चर। तो यहाँ पे सिटी की जो लाइफ है उसे बहुत वैल्यू दिया जाता है। वहां पे रहने वाले लोगों की कम्युनिटीज और कल्चर को बहुत फोकस किया जाता है। अब सिटीज जो है वो वॉर में डिस्ट्रॉय हुआ करती थी। यहाँ पे वॉर रीजन दिया, और भी कई रीजन हो सकते हैं जिससे वो सिटी डिस्ट्रॉय हो सकती थी। लेकिन जब सिटी वॉर में डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उसको याद किया जाता है पोएम के थ्रू। इट मीन्स उससे रिलेटेड पोएम वगैरह जो है वो राइट की जाती थी। और यहाँ पे ये पोएम किसी पर्सन से रिलेटेड हो सकती है, ये पोएम वहां के कल्चर से रिलेटेड हो सकती है। तो ऐसी पोएम लिखी जाती थी कि उस सिटी को याद किया जा सके। अब यहाँ पे जो सिटी मेसोपोटामियन की बात करते हैं तो वो सिटीज कम एट एंड ऑफ द गिलगमिश एपिक से हमें पता चलता है कि एक सिटी का जो है वो एंड हुआ था। तो गिलगमिश एपिक में एक पर्सन के बारे में बताया गया है, उसी का नाम है गिलगमेश, और वो उरुक का राजा था। बहुत ही ग्रेट हीरो, और इतना वो पावरफुल था कि इतना वो मतलब हीरो मतलब पावरफुल था वो पर्सन कि उसने दूर दूर तक अपना कंट्रोल करके रखा था। He got a shock when his heroic friend died. He then set out to find the secret of immortality. Immortality, it means वो दोस्त, जब उसके दोस्त की डेथ हो जाती है, वो भी बहुत ही पावरफुल था, हीरोइक था, तो अब उस पर्सन इतना मतलब किसी पर्सन का डेथ हो जाना, फिर उसकी लाइफ इस अर्थ के ऊपर खत्म हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो परमानेंट इस अर्थ पे रहे, कुछ अमर नहीं हो जाए। ऐसा कुछ खोजने के लिए वो चल पड़ता है, क्रॉसिंग द वाटर्स दैट सराउंडिंग द वर्ल्ड। लेकिन सब कुछ बेकार हो जाता है। गिलगमेश जो टोटल है वो फेल हो जाता है अपने इस काम में और वापस उरुक लौट आता है। वो अपने जो टाउन है, अपना जो उसके वॉल के किनारे, बैक, फ्रंट, इन सब पे वो चलता फिरता रहता है। फिर
वो वहां पर जो भी स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं फायर ब्रिक से, अदर जो स्ट्रक्चर है, वो उन सब का एडमायर करता है। जितने भी यहाँ पे सिटी वॉल ऑफ उरुप था, दैट द लॉन्ग टेल ऑफ द हीरोइज्म एंड एंडवर फिजल्ड आउट। कुछ भी ऐसा नहीं था। वो जितने भी स्ट्रक्चर वहां पे बने हुए थे सबको एडमायर कर रहा था। अब गिलगमेश का ऐसा मानना था कि अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मेरी डेथ के बाद मेरे जो है बच्चे सन जो है वो रूल करेंगे और उनके बाद में उनके सन जो है वो रूल करेंगे। फाइनली वो उसे जैसे बोलते हैं सेटिस्फाइज हो जाता है अपने इस रूल से, अपने इस एरिया से। इट मीन्स यही सब कुछ है, सच्चाई उसे पता चल जाती है। सी ऑफ राइटिंग, हम अब राइटिंग की बात करते हैं। देखिए नैरेटिव्स की बात करते हैं तो जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, जो कहानियां होती है वो हम ओरल जो है वो किसी को भी सुना सकते हैं, किसी को भी बता सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी चीज की प्रूफ मांगते हैं तो हम साइंस के बेसिस पे उसे चेक करते हैं। तो साइंस रिक्वायर रिटन टेक्स्ट दैट जनरेशन ऑफ द स्कॉलर कैन रीड एंड बिल्ड अपॉन, जिसके ऊपर कुछ बोला जा सके, लिखा या जा सके या दिखाया जा सके। तो साइंस जो है वो रिटन टेक्स्ट मांगता है और ऐसे रिटन टेक्स्ट हमारे पास हुए हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि वहां पे जो है टाइम से रिलेटेड और मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजों की यूज की जाती थी, बहुत सारी चीजों के बारे में पता उन्होंने लगा लिया था। अब डेटिंग अराउंड 1800 BC जो भी हमें टैबलेट मिले हैं वो इसी के आसपास के हैं, जिसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सब के बारे में उन टैबलेट से पता चलता है कि यहाँ पे ये सब वर्क होता था। और यहाँ पे देखिए द स्क्वायर रूट 2 वॉज गिवन एज, यहाँ पे दिया हुआ था। अगर आज के समय जो स्क्वायर रूट की जो हमने वैल्यू बताई है वो उसके बहुत ही जो है पास है। अब डिवीजन ऑफ द ईयर, टाइम से रिलेटेड उन्होंने डिवीजन ऑफ द ईयर बताया। ईयर को उन्होंने 12 मंथ में डिवाइड किया है। 12 मंथ के एक मंथ में उन्होंने बोला है कि 4 वीक्स होते हैं और एक डे में जो है 24 आवर्स होते हैं, जो कि आज भी ऐसा ही है। और 1 आवर में जो है 60 मिनट्स होती हैं, तो ऐसा ही है जो है। तो ये सब मैथमेटिक्स ले लीजिए, टाइम ले लीजिए, तो ये सब किसकी देन है हमें? ये है मेसोपोटामिया की। अब यहाँ पे जो सर्च हुआ वो आगे कैसे बढ़ा, यहाँ हमारे पास आज कैसे आया है। अब इस टाइम को, जो टाइम डिवीजन है, उसको अडॉप्ट किया किसने? ये अडॉप्ट किया अलेक्जेंडर, देन द रोमन वर्ल्ड, द वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक, और फिर है मिडिवल यूरोप तक ये पहुंच गया। इट मीन्स अब इन सब के बाद में हमने जो है सोलर और लूनर इक्लिप्स हुआ करती थी, उनको भी उस समय ऑब्जर्व किया जाता था। Their occurrence was noted according to year, month and day. उन्हीं के बेसिस पे इन सबको कैलकुलेट किया जाता था। यहाँ पे जो स्टार और जो नाइट में जो स्टार वगैरह दिखाए जाते हैं उनसे भी रिलेटेड उनकी स्टडी हुआ करती थी। तो देखिए काफी अच्छा उन्होंने जो है इसके रिगार्डिंग वर्क था। आज हमारे पास जो मैथमेटिक्स के जो सिस्टम है, मैथमेटिक्स के जो हमारे पास वर्क है वो हम इजीली से कर पा रहे हैं, लेकिन जरा उसके हिस्ट्री में जाते हैं कि उनको कैसे सर्च किया होगा, तो उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि वो कितनी नॉलेज रखते हैं। तो नेक्स्ट वन इज अबाउट एन अर्ली लाइब्रेरी। इन द अर्ली Iron Age, the Assyrian of the north created an empire
और ये जो एम्पायर था वो 720 टू 610 बीसी तक काफी हाइट पे था, काफी अच्छा इसकी जो है प्रॉस्पेरिटी थी। द ग्रेट असेरियन किंग की बात करते हैं। असेरियंस जो किंग, उसका नाम था यहाँ पे असुर बनीपाल। असुर बनीपाल वो यहाँ का किंग था, और ये जो है बहुत ही एरिया था, बहुत ही फेमस था अपने किसके लिए, कल्चर के लिए। अब लेकिन इससे ज्यादा रिच कौन था, बेबीलोन। बेबीलोन एज द सेंटर ऑफ हाई कल्चर एंड द लास्ट ऑफ दैम। बात करते हैं असीरियंस किंग की बात करते हैं, तो वहां पे असुरबनीपाल जो है उसका टाइम पीरियड है 668 टू 627 BCE। वहां की लाइब्रेरी जो है उसने स्टैब्लिश की थी। ये लाइब्रेरी उसने अपनी कैपिटल नाइनवे में स्टैब्लिश की थी, और बेबीलोन जो था वो इससे ज्यादा हाइयर था, उसका कल्चर इससे ज्यादा हाइयर था, और ये जो है असीरियन किंग के द्वारा ऑक्यूपाइज कर लिया गया था। उसने अपने कुछ स्क्राइब्स जो है वो बेबीलोन भेजा, और उन्होंने उनको ये बोला कि बेबीलोन के अंदर जितने भी टैबलेट्स हैं उन सब टैबलेट की कॉपी जो है वो की जाए, ताकि वो अपनी लाइब्रेरी में उसको जो है रख सके। उसकी जो लाइब्रेरी है उसमें हिस्ट्री से रिलेटेड इपिक्स, ओमेन, लिटरेचर, एस्ट्रोनॉमी, हाइम्स, पोएम, सब कुछ से रिलेटेड जो टैबलेट थे उसके यहाँ पे थे। फिर भी वो चाहता था कि मेरी लाइब्रेरी में अच्छा कलेक्शन हो, तो इसलिए उसने अपने स्क्राइब्स को बेबीलोन भेजा। अब वहां पे उसने बेबीलोन में भेजा है उसने, तो वहां पे उसे जो हमने बात की थी पहले एपिक ऑफ गिलगिमेश, तो गिलगिमेश की एपिक भी थी वहां पे। अब असुरबनीपाल के जितने भी टेक्स्ट थे उसके लास्ट में जो है कुछ टैबलेट हमें ऐसे मिले हैं जिसके लास्ट में उसने कुछ रेफरेंस किया गया है असुरबनीपाल के लिए। असुरबनीपाल द किंग ऑफ द यूनिवर्स, किंग ऑफ असेरिया, इन सब चीजों के मतलब पूरा टैबलेट लिखने के बाद में उस किंग का यहाँ पे जिक्र मिलता है। अब पूरा यहाँ पे उसके जो लाइब्रेरी में थे 1000 टेक्सेस थे, एंड अगर टैबलेट की बात करें तो 30,000 के लगभग जो उसके यहाँ पे टैबलेट थे। कुछ टैबलेट की कॉपीज भी उसके पास थी। नेक्स्ट एंड अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट। देखिए अब एंड हमारे चैप्टर का है, ये लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट जो है पैरा है हमारे चैप्टर का, जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में बताया गया है कि उस समय भी आर्कियोलॉजिस्ट हुआ करते थे। पर्सन का नाम है नबोपोलस सर। नबोपोलस सर जो है वो 625 BC के अराउंड था, और उसने वो पर्सन है जिसने बेबीलोन को असीरियन किंग से आजाद करवाया था, और उसके बाद में इसके जो सक्सेसर हैं उन्होंने इसकी जो बाउंड्री है उसको इंक्रीज किया है, ऑर्गेनाइज बिल्डिंग प्रोजेक्ट एट बेबीलोन। अब उसके बाद में क्या है कि क्या ये जो बेबीलोन है जो इसी के पास आकर खत्म हो गया, नहीं, उसके बाद में ईरान के द्वारा इसे ऑक्यूपाइज किया गया, देन आफ्टर अलेक्जेंडर। अब यहाँ पे टाइम पीरियड भी दे के रखा है, ईरान के पास ये 539 BCE के में था, तो यहाँ पे अलेक्जेंडर के पास 331 BC के पास था। असीरियन जो अब इस समय जो पूरा का पूरा जो असीरियन से ये फ्री था, ये इससे ले लिया गया था, असीरियन से आजाद करवा दिया गया था। तो यहाँ पे जब बेबीलोन इंडिपेंडेंट था तो उस समय वहां का जो रूलर था वो था नबोनिडस। नबोनिडस जो था उसने ही राइट दैट द गॉड ऑफ उर केम टू हिम इन अ ड्रीम and order him to appoint a priestess to take charge of the cult in that ancient town in the deep south। अब उसने एक पुजारिन का यहाँ पे जिक्र किया है कि उसने सपने में एक पुजारिन देखी है
ठीक है। और गॉड ने उसे बोला है कि वहां पर उसे जो है अपॉइंट किया जाए, साउथ में जो टाउन है उसमें उसको अपॉइंट किया जाए। और फिर उसने क्या है कि यहाँ पे एक स्टीली जो कि मेटल के होते हैं जिनके ऊपर कुछ कार्विंग वगैरह की जाती है, उसमें उन्होंने एक पिक्चर शो करने की दिखाई है, इमेज दिखाई है, इमेज ऑफ यहाँ पे प्रिस्टेस, बस पुजारन की इमेज दिखाई है कि उसने क्या पहना है, क्या ज्वेलरी है उसकी, काफी उसने ऑब्जर्व किया है। ओके। और फिर ऐसे ही यहाँ पे पुजारन को उसने किस में देखा है, अपनी बेटी के अंदर। अब दूसरा एक यहाँ पे और एग्जाम्पल है कि उसने एक ब्रोकन स्टेचू उसके पास लेके आए हैं और इस ब्रोकन स्टैचू का जो नाम था वो था सरगोन द किंग ऑफ अकाड। और यहाँ पे उसका जो है गर्दन नहीं था उस स्टैचू के, तो उसने उसको रिपेयर भी करवाया है। तो यहाँ पे ये आर्कियोलॉजिस्ट था, वो हिस्ट्री में काफी इंटरेस्ट रखता था। देन द ऋषि के साथ चैप्टर कंप्लीट है। थैंक यू।